अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहेदिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हर शहरी को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने के सिलसिले में महकमा सेहत के आला अहदेदारों के साथ तफसीली जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में मीटिंग में हुआ गौर व खौस। किसानों को कर्ज माफ़ी के बारे में फ़िक्र नहीं करना चाहिए। जिन किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए गए जल्द ही उनके बैंक खातों में रकम मुंतकिल की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू का बयान। अगर 2 वजारती ओहदे दे दिए जाएंगे तो BRS खाली हो जाएगी। कांग्रेस लीडर मैनामपल्ली हनुमंतराव ने दिया सनसनीखेज बयान। साल 2015 के वोट के लिए नकद रकम केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ताज़ा सुमन जारी। 16 अक्टूबर को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में हाजिर रहने की दी गई हिदायत। लाखों खानदान अपने प्यारों से अलग होकर बीजेपी के जरिए फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की अदा कर रहे हैं कीमत। मोदी और हरियाणा की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ राहुल गांधी ने शेयर किया सोशल मीडिया पर वीडियो। और लेबनान पर जालिम इसराइल के बदतरीन हमलों का सिलसिला जारी। जहां बहक अफराद की तादाद लगभग 500 हो गई, 1645 हुए दीगर जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे तेलंगाना और हैदराबाद की खबरों से। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में एक मीटिंग हुई। इस मौके पर हर शहरी को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने के सिलसिले में सेहत के आला अहदेदारों के साथ तफसीली जायजा लिया गया। ये डिजिटल हेल्थ कार्ड रियासत के तिबी शोबे में एक बड़ा इनकलाबी फैसला माना जा रहा है। रियासती वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा, उत्तम कुमार रेड्डी, रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर आला ओहदेदारान और रियासती हुकाम भी इस मीटिंग में मौजूद थे। तेलंगाना के रियासती वज़ीर IT श्रीधर बाबू ने कहा कि किसानों को कर्ज माफ़ी के बारे में फ़िक्र नहीं करना चाहिए। वज़ीर ने करीमनगर ज़िला की जमीकुंटा ज़री मार्केट कमेटी के साबिक़ चेयरमैन समीर रेड्डी के ख़ानदान से मुलाकात की, जो हाल ही में चल बसे थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की जानिब से उनके ख़ानदान के ताउन का भी वादा किया और कहा कि 10 साल इक़्तिदार में रहने वाली BRS ने किसानों के कर्ज़ों को माफ़ नहीं किया। ये काम 9 महीनों में कांग्रेस हुकूमत ने कर दिखाया। उन्होंने भी कहा कि तकनीकी वजूहात की वजह से बाज़ किसानों के कर्ज़े माफ़ नहीं हो सके, लेकिन जल्द ही कर्ज माफी स्कीम की रकम उनके खातों में जमा कर दी जाएगी। कांग्रेस लीडर मैनामपल्ली हनुमंतराव ने एक सनसनीखेज बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर 2 वजारती ओहदे दे दिए जाएं तो BRS पार्टी खाली हो जाएगी। हरीश राव और KTR बाकी रह जाएंगे। ఇలా ఆపేసాం మేము అటువంటి చేయలే గేట్లు ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం పడొస్తారు ఇట్లా 2 మంత్రులు ఇస్తే మొత్తం ఖాళీ అవుతుంది ఆల్రెడీ ఒకరు మాట్లాడిర్రు మాకు 2 మంత్రులు ఇంద్రి మొత్తం 26 మందిని తీసుకొని వస్తామన్నారు రేపటి నుంచి ఓన్లీ హరీష్ రావు KTR బావమర్దులను చూసుకుందాం మళ్ళా వాళ్ళ ఆయన గుండెవల్ దర్శినారు అది బదలా మనకే వస్తుంది మళ్ళా సింపతితో గెలుద్దాం అనుకుంటారు కొడుకు। तेलंगाना ग्रुप 1 ऑफिसर्स एसोसिएशन के कायदीन ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से अपील की कि मुख्तलिफ महकमा जात के तजुर्बेकार अहदेदारों पर मुश्तमिल तेलंगाना एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी TAS शुरू करें। चीफ मिनिस्टर को इस सिलसिले में आइंदा चंद दिनों में याददाश्त पेश की जाएगी। एसोसिएशन ने चीफ मिनिस्टर से अपील की कि वो केरला की तर्ज पर TAS की शुरुआत करें। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद इम्तियाज़ ने PCC सदर और रुकन कौंसिल महेश कुमार गौड़ से मुलाकात की और एक याददाश्त हवाले की। गांधी भवन में हुई मुलाकात के दौरान इम्तियाज़ ने महेश कुमार गौड़ को PCC सदर बनने पर मुबारकबाद दी और आमिला कमेटी में मुस्लिम अक़लियतों को नुमाइंदगी देने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि हर वक्त PCC की आमिला में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जाता रहा। कम से कम 1 नायब सदर, 2 जनरल सेक्रेटरी और 3 सेक्रेटरी मुसलमानों को दिए जाए। इसके अलावा आमिला के अरकान में भी मुनासिब नुमाइंदगी दी जाए। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदूर के तकर्रुरात में मुसलमानों को मजीद ज़्यादा नुमाइंदगी दे। महेश कुमार गौड़ ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो मुसलमानों के साथ मुनासिब इंसाफ करेंगे। तेलंगाना की रियासती वज़ीर सीताका ने गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मुलुगु ज़िला की बल्दिया के बिल को मंजूरी देने का गवर्नर से मुतालबा किया। इसके अलावा सीताका ने रियासती गवर्नर से दीगर कई मुतालबात किए और इस सिलसिले में बाकायदा नुमाइंदगी की। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को साल 2015 के वोट के लिए नकद रकम केस में एक ताज़ा सुमन जारी किया है। रेवंत रेड्डी से कहा गया कि वो 16 अक्टूबर को अदालत में हाजिर हों। ये मुकदमा 2015 का है, जबकि SCR इख्तियार में थे और रेवंत रेड्डी उस वक्त तेलुगु देशम पार्टी में थे। MLC के इलेक्शन में वोटों के तबादले के लिए 50 लाख रुपये की रिश्वत की रेवंत रेड्डी ने मुबैना तौर पर पेशकश की थी, जब से ये मुकदमा जारी।
एनएसएस फाउंडेशन डे की मुनासिबत से शहजाबाद में एक प्रोग्राम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में मुनक़िद किया गया। इस तकरीब में रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने शिरकत की। हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी के मुताबिक गवर्नर ने इस मौके पर कुरान मजीद के मुख्तलिफ तर्जुमों का तफसीली मुशाहिदा भी किया। इसके अलावा दीगर कांग्रेसदान और कई शख्सियात भी मौजूद थे। Books that we have in libraries, there is a complete oneness between the reader and the author, and the reader and the information that is in the print. That is the charm of conventional books. If you want to go into depth, you will have to be one with the book. If you want to just do a light reading, WhatsApp is okay, but that will be a little shallow. So how to bring back the conventional books? So earlier we used to think that the conventional books would fade away, but we are glad that they became a comeback. People have realized that you must touch a book, you must feel a book. If you want to read a book, you must touch a book, you must feel a book. Book is something not alien. In the internet, it's something very close to you. So conventional books can be kept very close to you. There is no machine between man and the book and the content. So we think that the conventional book should be revived, have its place of glory as it always had. And this scheme of book doctors is a question of asking young children, young boys and girls to come and touch the book, repair the book, to love the books, to show affection to books. And if that grows, libraries will survive. Just government making a fancy building, e-cataloging, digital this, digital that is not going to revive libraries. What will revive libraries is when youth come and show their interest, start touching books, start repairing books, start asking for books. Then we know the future of knowledge in India is safe. We know that people will read and read with their hearts. We will not only read the curriculum books, we will read on various topics. एनएसएस का फाउंडेशन डे का हिसाब से हर एक साल एनएसएस लोग एक नया कार्यक्रम लेके पब्लिक अवेयरनेस करने के लिए कोशिश करते। यही सिलसिला में ये साल ग्रंथालय दीप्ति लाइटिंग ऑफ लाइब्रेरीज वो प्रोग्राम शुरू करे। आदरणीय गवर्नर ऑफ तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा जी आज ये प्रोग्राम स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में लॉन्च करे। ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी की एक इतिहास है। 6th निज़ाम का टाइम में असाफिया लाइब्रेरी का नाम से ये लाइब्रेरी इस्टाब्लिश हुआ। निज़ाम का टाइम में पूरा तेलंगाना में 120 लाइब्रेरीज इस्टाब्लिश करे, ज़्यादा हैदराबाद फोकस करके। अब तेलंगाना में 600 के ज़्यादा लाइब्रेरीज है। हर एक लाइब्रेरी में हर एक दिन 200 से 500, बड़ा बड़ा लाइब्रेरी में 500 से 5000 तक बच्चे आके वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, लिटरेरी इंटरेस्ट के लिए लाइब्रेरी का किताब बुक्स उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आज एक ग्रंथालय दीप्ति का कार्यक्रम से हमारा सीएम तेलंगाना का रियासत का सीएम रेवंत रेड्डी जी का नेतृत्व में ये पुस्तक जो है ग्रंथालय में जो किताब जो है उसको दुरुस्त करके बुक डॉक्टर का स्कीम भी आज लॉन्च करें। भविष्य में और फ्यूचर में आइंदा दिनों में हम पब्लिक के लिए लाइब्रेरीज की मजबूत करते, लाइब्रेरीज मजबूत करके युवा को आकर्षित करने के लिए हम कोशिश करते। अगर यूथ आर कमिंग टू द लाइब्रेरीज वो लोग ड्रग्स से दूर हो जाते, और यूथ आर कमिंग टू द लाइब्रेरी वो लोग इंटॉक्सिकेटिंग चीज़ को दूर होते, और यूथ आर कमिंग टू द लाइब्रेरी वो लोग ये कौन सा निशा का जो काम है उसको दूर होते। कांग्रेस की रियासती हुकूमत डिजिटल हेल्थ कार्ड और राशन कार्ड की तकसीम की तैयारी में है। वरंगल मगरबी हल्के के एमएलए एन राजेंद्र रेड्डी ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि अवाम की फलाह और उनकी ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए कांग्रेस की रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। मीडिया से बातचीत में राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि गरीबों के लिए मकानात, डिजिटल हेल्थ कार्ड और दीगर कामों पर रेवंत रेड्डी हुकूमत ख़ास तवज्जो दे रही है। వర్గంలో 47వ డివిజన్ బాలాజీ నగర్లో ఇలా రోడ్లు కొన్ని శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది। మరి పట్టణంలో ప్రతి వాడ, ప్రతి డివిజన్లో ప్రతి వాడ తిరుగుతూ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు శంకుస్థాపనలు చేయటమే కాకుండా
తగిన సమయం లోపలనే వర్క్ కంప్లీట్ చేసే విధంగా మేము ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది. మరి అంతేకాకుండా ఆరోగ్యశ్రీ కానివ్వండి, లేకపోతే మిగతా ఏ కళ్యాణ లక్ష్మి కానివ్వండి, ఏ చెక్కులు కానీ వచ్చినా వాడలు తిరుగుతూ వాడలలో ఇచ్చుకుంటూ మరొక సటన్ టైం అనేది పెట్టుకున్నాం. అప్లై చేసిన ఈ సమయం లోపలనే కంప్లీట్ చేయాలి. ఏదో మాటల ఇక్కడికి వచ్చి కొబ్బరికాయలు కొట్టి పోవటం అనేది కాకుండా చేతల ప్రభుత్వం చెప్పింది చేస్తుంది అనేది నిరూపించుకోవటమే మా యొక్క లక్ష్యం. అందులో భాగంగానే ఇక్కడికి రావటం జరిగింది. मलकाजगिरी के रुकन पार्लिमान ईटला राजेंद्र ने हैदरा पर तनकीदें की और कहा कि वो गरीबों की ज़िंदगी अजीरन कर रहा है। उन्होंने मकानात मुनज़्ज़म करने की कार्रवाइयों को आम आदमी के खिलाफ ताकत का बेरहमाना इस्तेमाल करार दिया। ईटला ने इल्ज़ाम लगाते हुए ख़बरदार भी किया कि कांग्रेस हुकूमत जुल्म ज़्यादती की वजह से जवाल से दो चार हो जाएगी। मदीना डिग्री कॉलेज हिमायतनगर हैदराबाद में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन मुनक़िद किया गया। इस मौके पर मिनहाजुद्दीन डायरेक्टर, प्रिंसिपल मोहतरमा अफरोज़ असफिया और दीगर भी मौजूद थे। बीकॉम कंप्यूटर साल अव्वल की तालिबा आयशा ज़रीन ने इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक़ और मकाम के मौजू पर ख़िताब किया। आदिलाबाद में कई सरकारी स्कूलों के तलबा टीचर्स की कमी की वजह से मुकम्मल तालीम से महरूम बताए जा रहे हैं। सरपरस्तों ने कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया और कलेक्टर आर शाह को मेमोरेंडम भी पेश किया गया। एक्साइज टास्क फोर्स ने धूलपेट हैदराबाद में गांजा फरोख्त करने वाली एक औरत को गिरफ्तार कर लिया और उसके घर से 1863 किलोग्राम गांजा और 62,000 रुपये नकद रकम को भी जब्त कर लिया गया है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली, मादापुर और जुबलीहिल्स इलाकों में आईटी ने छापे मारे। मंगल की सुबह आईटी की टीमों ने अचानक ये कार्रवाइयाँ की। कुकटपल्ली के रेमो विस्तारा अपार्टमेंट में आईटी की टीम ने छापे किए हैं। आई ब्लॉक में वाक़ एक तेलुगु न्यूज़ चैनल के मालिक के मकान की तलाशी ली गई। बशीरबाग में स्टाफ फाइनेंस कंपनी के सदर दफ्तर के बशमूल स्टाफ फाइनेंस कंपनी के CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर के मकानात की भी आईटी टीमों ने तलाशी ली। तकरीबन 8 टीमों ने तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि इस कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेजात को भी जब्त कर लिया गया है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ आज भी बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया और ट्रैफिक के निज़ाम में खलल की इत्तलात मौसूल होती रही। इस दौरान महकमा मौसमियात ने तेलंगाना के बाज़ अजला में ज़बरदस्त बारिश की पेशकशी की है और कहा गया कि अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर की फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बारिश होगी। शहर में मुसलसल 4 दिनों से वक्फे से धुआंधार बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहा। अवाम को मशवरा दिया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर न निकलें और हिफाजती इक़दामात इख्तियार करें। 25 से 29 सितंबर के दौरान हैदराबाद गोल्फ क्लब में इंडियन प्रीमियर गोल्फ लीग मुनक़िद की जाएगी। इस पूरे इवेंट के लिए 1 करोड़ रुपए के इनामात रखे गए हैं। इस सिलसिले में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात से आगाह किया गया। हैदराबाद गोल्फ एसोसिएशन के मदद से तेलंगाना टूरिज़्म विभाग के साथ हमने प्रोफेशनल गोल्फ टूर्नामेंट का आज यहाँ पे आगाज़ किया है। हमारे साथ प्रोफेशनल गोल्फर्स के साथ साथ विभिन्न देशों से आए, विभिन्न प्रांतों से आए गोल्फर्स भी थे। इसमें तेलंगाना टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तहत हम लोग गोल्फ टूरिज़्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये 10वां साल है जब गोल्फ टूर्नामेंट को यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है, पर ये पहली बार ऐसा है जब हम गोल्फ टूरिज़्म जो एक नया कंसेप्ट है जिस पे हम लोग काफ़ी तवज्जो दे रहे हैं। इसी के साथ साथ ही 29 को होने वाले फिनाले इवेंट में हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं श्री जूपल्ली कृष्ण राव वो भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। टूरिज़्म के तहत हम सभी का एक चीज़ के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि एक 500 साल पुराने फोर्ट जो कि गोलकोंडा फोर्ट है उसमें एक गोल्फ कोर्स का होना ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक फीचर है। ये बहुत ही खसूसी चीज़ जिसे हम बोल सकते हैं, ये किसी भी देश में कहीं भी नहीं है। कामारेड्डी में एक प्राइवेट स्कूल के पीटी टीचर ने 6ठी जमात की लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती की है। इस वाक़े की इत्तला पर लड़की के रिश्तेदार और मकामी अवाम ने स्कूल पहुंचकर ज़बरदस्त एहतजाज किया। पुलिस ने एहतजाजी मुजाहरा करने वालों पर लाठी चार्ज भी कर दिया, जिसमें सरपरस्तों और बच्चों को कई ज़ख्म आने की इत्तला मौसूल हुई है।
కొన్ని ఉంటాయి డెఫినెట్లీ. సో ఒక కాంప్రహెన్సివ్ ఎంక్వైరీ చేద్దాము డిఈఓ గారు, ఎంఈఓ గారు. అంటే మీరు ఇంతకు ముందు ఇచ్చిన వాటి గురించే కాకుండా మనము వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్షియాలిటీ, మీ పేరు బయటకు పెట్టకుండా ఉంటాము, వీటికి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకుండా ఉంటుంది, అండ్ ఉమెన్ తోటే మనం ఎంక్వైరీ చేపిస్తాము. అలాంటి కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి మనం పోలీస్ ఎంక్వైరీ ఉంటుంది అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అటు డిఈఓ గారి ద్వారా కూడా ఒక ఎంక్వైరీ కండక్ట్ చేయించాలని చెప్పి నేను కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తాను పర్సనలీ. అండ్ కాంప్రిహెన్సివ్లీ ఈ ఎంక్వైరీ ఫైండింగ్స్ ఏముంటాయో వాళ్ళందరి మీద మనం యాక్షన్ తీసుకుందాము. అండ్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ ఇన్సిడెంట్. కోపం వస్తుంది, అందరికీ వస్తుంది, చిన్న అమ్మాయి కాబట్టి. సో ఆ చిన్న అమ్మాయి అన్నప్పుడు మనం ఒక కమ్యూనిటీ, ఒక మళ్ళా రిపీట్ అన్నది కాకూడదు. ఈ స్కూల్లో అస్సలు కాకూడదు. ఈ స్కూల్లో ఇంకా ఎక్కడన్నా ఈ స్కూల్లో ఇంకా ఎవరికైనా అయ్యిందంటే కూడా మనం ఎంక్వైరీలో అవన్నీ బయటకు తీసుకున్నాం. ఎందుకంటే వేరే కంప్లైంట్స్ కూడా చెప్తున్నారు స్కూల్ వాళ్ళ మీద. అన్ని కాంప్రహెన్సివ్గా ఎంక్వైరీ చేద్దాం. 354 అనేది ఉమెన్ అగెనిస్ట్ అఫెన్స్. అలాగే దాంట్లో పోక్సో యాక్ట్ కూడా యాడ్ చేయాలా, కఠినంగా శిక్షించాలా. ఎందుకంటే నిందితుడు రిమాండ్ అయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత విట్నెస్ వాళ్ళ విక్టిమ్ గారు పేరెంట్స్ని బెదిరించే ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆయనకు బెయిల్ ఇవ్వద్దని చెప్పేసి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. बोलो हम बच्चों को लेने आए तो हमारे पर लाठीचार्ज करे, पुलिस का ये तरीका है क्या? तरीका नहीं होता है। बोलो इंसाफ होना हमारे को, बस हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर, मुसलमान के बच्चे हैं, हमारे को इंसाफ होना। आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं अम्मा यहाँ? बच्चे डर के आते, स्कूल पे से इंसिडेंट होने के बाद बच्चे भी कैसे आते, बच्चों में क्या असर होता है सोच देखे। स्कूल का मैनेजमेंट कैसा, इतना हादसा हुआ तो स्कूल वाले पूरा पुलिस दबा दी यहाँ पे। कर रही थी वहाँ पे आगे लोग चले गए, साथ बगल हमारे बच्चे के साथ होता, वो हम लोग क्या करना था, इंतजार करना क्या? ये लोग लाठीचार्ज करके हम आपको भगा दे रहे हैं यहाँ से, चले जाओ बोल के पूरे बच्चों को भगा दिया है। सुने सो आप एक्शन नहीं लोगे तो और वही नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और आलमी खबरों की जानिब। हरियाणा में गुज़िश्ता 10 सालों से बीजेपी की हुकूमत है। इससे पहले यहाँ कांग्रेस का राज था। असम्बली इलेक्शन करीब है और इस बार उम्मीद है कि कांग्रेस इक़्तिदार में वापस आ जाएगी। इस दौरान राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीदें की। वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने एक कैप्शन लिखा कि लाखों ख़ानदान अपने प्यारों से अलग होकर बीजेपी के ज़रिए फैलाई गई बेरोज़गारी की बीमारी की कीमत अदा करने पर मजबूर हैं। मुल्क के नौजवानों से रोज़गार के मौक़े छीन लिए गए और नाइंसाफ़ियाँ की गई। हमारा आज़म है कि कांग्रेस हुकूमत बनते ही हम हरियाणा में ऐसा निज़ाम लाएंगे जिसमें नौजवानों को अपने ख्वाबों के ताक़ुब में अपने प्यारों से दूर रहना नहीं पड़ेगा। हमारे मैनिफेस्टो में हमने कहा है कि 1 लाख सरकारी रोजगार हम आपको भर के दिलवा देंगे जो आज खाली पड़े हैं। 3,500 रुपए हर महीना अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इंडिया गठबंधन की सरकार आपको देने जा रही है। महिलाओं के लिए 3,000 रुपए हर महीने और 5 लाख रुपए का लोन जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल है उनके लिए। हर तहसील में मोबाइल क्लिनिक और हर डिस्ट्रिक्ट में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलने का काम हम करने जा रहे हैं। और जैसे हमने राजस्थान में हेल्थ इंश्योरेंस का स्कीम दिया था वैसे ही हम यहां पे 25 लाख रुपए तक का हेल्थ इंश्योरेंस आपको देने जा रहे हैं। और भाइयों और बहनों, सबसे बड़ा मुद्दा आपकी स्टेटहुड का है और हम आपको गारंटी करके कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड मिलेगा। अगर बीजेपी नहीं देगी तो हम आपको स्टेटहुड आपका देने जा रहे हैं। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को हाईकोर्ट से झटका लगा। मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के गवर्नर के फैसले को मंसूख करने की दरखास्त को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में हाईकोर्ट ने 12 सितंबर को केस की समाअत मुकम्मल करने के बाद अपना फैसला महफूज रखा था और अब इस मामले में जांच शुरू करने और सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दी गई थी। सिद्धारमैया ने इस नोटिस को लेकर हाईकोर्ट से रुजू किया था, जहां आज फैसला सुनाया गया। अब से कुछ देर कबल सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वो इस मामले में कोई खौफजदा नहीं है। Honorable High Court, after going through the judgment,
I will react to the judgment both legally and politically. The complainants who made a complaint before the Honorable Governor that they made a complaint under Section 17A of the PC Act and 19 PC Act and also 218 of BNSS, old Criminal Procedure Code. Iga new procedure code BNSS. The Honorable High Court said inquiry may be conducted under Section 17A of the PC Act. And they rejected another prayer made by the complainant that prosecution is to be sanctioned under Section 218 and 19 PC Act. 19 PC Act has been rejected by the Honorable Governor before he gives the order. The High Court held that (218) the prosecution under 218 is totally rejected. And you may court orders. Court orders. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ the order is read to be restrictive to an approval under Section 17A of the Act. और अब लेबनान से बड़ी खबर। लेबनान पर इसराइली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद लगभग 500 हो गई है, जबकि 1645 अफराद ज़ख्मी भी हुए। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 38 बच्चे और 58 खवातीन शामिल हैं। हिज़्बुल्लाह ने कहा कि बेरूत पर इसराइली हमलों में हिज़्बुल्लाह के सीनियर कमांडर अली किरकी महफूज हैं। लेबनान पर इसराइली हमलों के जवाब में कार्रवाई करते हुए हिज़्बुल्लाह ने भी इसराइल पर 200 के करीब रॉकेट दागे। दूसरी जानिब लेबनान और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद 40,000 अमरीकी फ़ौजियों की तादाद में इजाफे का फैसला किया है। इधर लेबनान पर इसराइली हमलों के बाद मिस्र ने बेरूत आने और जाने वाली परवाज़ों को मनसूख कर दिया। इसराइल की जानिब से लेबनान के शहरों पर बदतरीन बमबारी के बाद हज़ारों लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मुकामात को मुंतकिल हो रहे हैं। इस दौरान इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इल्ज़ाम लगाया कि लेबनान इंतहा पसंदों की तायीद कर रहा है। Not with you, it's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. Now, starting this morning, the IDF has warned you to get out of harm's way. I urge you, take this warning seriously. Don't let Hezbollah endanger your lives and the lives of your loved ones. और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। मुज़ाहिमती तंजीम फ़लस्तीन हमास ने यहिया सिनवार से मुतालिक इसराइली प्रोपेगेंडे को झूठा करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद क़ुदूमी ने कहा कि हमास के सरबराह यहिया सिनवार गज़ा में खैर वाफ़ियत से हैं और गज़ा में हमास की सियासी और अस्करी क़यादत पूरी तरह राब्ते में है। अपने बयान में डॉक्टर खालिद ने कहा कि यहिया सिनवार गज़ा में इसराइल के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की क़यादत कर रहे हैं।
और राब्ता मुनक़ते होने का इसराइली प्रोपेगेंडा सरासर झूठा है। उन्होंने कहा कि इसराइल झूठी खबरें फैलाकर फ़लस्तीनी अवाम के हौसले पस्त करना चाहता है, लेकिन वो साबित कदम अजीम फ़लस्तीनी अवाम के हौसलों को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। हर शहरी को डिजिटल हेल्थ कार्ड जारी करने के सिलसिले में महकमा सेहत के आला अहदेदारों के साथ तफसीली जायजा इजलास। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की क़यादत में मीटिंग में हुआ गौर व खौस। किसानों को कर्ज माफ़ी के बारे में फ़िक्र नहीं करना चाहिए। जिन किसानों के कर्जे माफ़ नहीं किए गए जल्द ही उनके बैंक खातों में रकम मुंतकिल की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर IT श्रीधर बाबू का बयान। अगर 2 वजारती ओहदे दे दिए जाएंगे तो BRS खाली हो जाएगी। कांग्रेस लीडर मैनामपल्ली हनुमंतराव ने दिया सनसनीखेज बयान। साल 2015 के वोट के लिए नकद रकम केस में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ताज़ा सुमन जारी। 16 अक्टूबर को नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में हाजिर रहने की दी गई हिदायत। लाखों खानदान अपने प्यारों से अलग होकर बीजेपी के जरिए फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की अदा कर रहे हैं कीमत। मोदी और हरियाणा की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ राहुल गांधी ने शेयर किया सोशल मीडिया पर वीडियो। और लेबनान पर जालिम इसराइल के बदतरीन हमलों का सिलसिला जारी। जहाँ बहक अफराद की तादाद लगभग 500 हो गई, 1645 हुए दीगर जख्मी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।